फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैनाल एंड रेलवे में जो टेक्निकल चेंजेस जो आए थे, यानी कि जो इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट कैनाल और रेलवे में हुआ, कैसे शुरुआती दौर में जो नहरें बनाई गई थी और किस पर्पज़ के लिए वो बनाई गई थी, ये सब पढ़ने को मिलेगा। इससे पहले हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि जो भी औद्योगिक क्रांति के दौरान इनोवेशन और टेक्निकल जो चेंज आए थे, और उसमें फर्स्टली जो कोल एंड आयरन में हम ये पढ़ चुके हैं, अब्राहम डर्बी का जो प्रमुख योगदान था। उसके बाद कपास की जो कताई और बुनाई थी, यानी कॉटन स्पिनिंग और वीविंग में जो भी टेक्निकल चेंज जो आए थे और उससे औद्योगिक क्रांति की जो रफ्तार बढ़ गई थी, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो स्टीम पावर में जो योगदान रहा थॉमस सेवरी और जेम्स वाट, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और मैथ्यू बोल्टन ने भी क्या जो सहयोग किया जेम्स वाट का, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैनाल एंड रेलवे शुरुआती दौर में कैसे इस्टेब्लिश हुई थी। तो कैनाल वर इनिशियली बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट कोल टू दी सिटीज। प्रारंभ में जो नहरें बनाई गई थी वो कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई थी, यानी कि इसका जो मेन पर्पस था वो भार ढोने के लिए था। यानी नहरें जो बनाई गई थी वो कोयले को शहरों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, न कि यात्रियों के लिए बनी थी। ट्रैवलिंग का कोई पर्पस नहीं था। दिस वाज बिकॉज द बल्क एंड वेट ऑफ कोल मेड इट्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड मच सोवर मोर एक्सपेंसिव देन बाय बारगेजेस ऑफ कैनाल। इसका कारण यह था कि कोयले में वेट अधिक होता था और क्वांटिटी या वेट अधिक होने के कारण उस सामान को, यानी उस कोयले को सड़क मार्ग से ले जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। द डिमांड फॉर कोल एज इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग होम इन सिटीज ग्रीव कंसिस्टेंटली। द मेकिंग ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश कैनाल, द वर्सली कैनाल। पहले ये लाइन देखें कि डिमांड्स फॉर कोल एज इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग होम इन सिटीज ग्रीव कंस्टेंटली। यानी औद्योगिक ऊर्जा के लिए, यानी इंडस्ट्री में जो एनर्जी चाहिए थी उसके लिए, और शहरों में गर्म या रोशनी करने का एकमात्र साधन था कोयला। यानी बहुत अधिक यूज होता था कोयले का, लेकिन ट्रांसपोर्ट उसका जो था वो बिल्कुल नथिंग था। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए सबसे पहले एक इंग्लिश नहर बनी थी, दी वर्सले कैनाल। सबसे जो इंग्लैंड में सबसे पहली नहर बनी वो थी वर्सली कैनाल। 1761 में बनाया गया था इसको, और बनाया इसे जेम्स ब्रिंडले ने। जेम्स ब्रिंडले ने इसे 1761 में बनाया, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि यह नहर मैनचेस्टर के पास से जो कोयला भंडार थे उस कोयले को लेकर के और शहर तक जाए। और इसका रिजल्ट क्या आया? आफ्टर द कैनाल वाज कंप्लीटेड द प्राइस ऑफ कोल फेल बाय हाफ। और जब ये नहर बन गई, ट्रांसपोर्ट का साधन आसान हो गया, तो शीघ्र ही कोयले की जो कीमतें थी वो घट करके आधी रह गई थी। कैनाल्स वर यूजुअली बिल्ट बाय बिग लैंड ओनर्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ माइंस, क्यूरीज और फॉरेस्ट ऑन देयर लैंड्स। नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपने ज़मीनों में स्थित खानों, खदानों या जंगलों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। जो सबसे पहले नहरें बनी थी वो बड़े बड़े जमींदारों द्वारा उनके खेतों में जो खानें थी
उन खानों के, खानों में जो खनन होता है तो उसके लिए पानी चाहिए और उसी से उसका खनन संभव होता है। तो खानों, खदानों या जंगलों में जो उत्पाद होते थे उसका मूल्य बढ़ाने के लिए शुरुआती दौर में नहरें बनी थी। द कन्फ्लुएंस ऑफ कैनाल क्रिएटेड मेकिंग सेंटर्स इन न्यू टाउन्स। और नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए शहरों में नए नए बाजार बन गए। द सिटी ऑफ बर्मिंघम, एक एग्जाम्पल है बर्मिंघम का कि बर्मिंघम जो शहर है वो कैसे विकसित हुआ। द बर्मिंघम owed its growth to its position at the heart of canal system connecting London। बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसीलिए हुआ क्योंकि यह ब्रिस्टल नहर और मर्सी नहर यानी दो नहरों के बीच जुड़ने वाले स्थान पर स्थित था, जिससे कि इस शहर का विकास तेजी से हुआ। और आने वाले समय में 1760 से 90 के दशक में यही नहर बनाने की अनेक 25 जो प्रोजेक्ट थे वो यहाँ पे चलाए गए और इस नाम को कैनाल मनिया के नाम से पुकारा गया। और उसके बाद आने वाले जो 60 इयर्स में लगभग 400 से अधिक नहरें बनाई गई, जिनकी आने वाले 60 वर्षों में लगभग 4000 मील की डिस्टेंस तय करने वाली नहरें बनाई, जिससे औद्योगिक क्रांति के दौरान जो भी प्रोजेक्ट बन रहे थे, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, उनको इस नहरों के जरिए आसानी से ले जाने लगा। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो था फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव, पहला भाप से चलने वाला इंजन। यानी रेलवे के ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी भूमिका निभाई तो सबसे पहला इंजन बना था वो था लोकोमोटिव इंजन। स्टीफनसन रॉकेट, जिसको नाम दिया गया था स्टीफनसन रॉकेट, अपीयर्ड इन 1814 में पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन बनाया जॉर्ज स्टीफनसन ने। रेलवे emerged as a new mean of transport that available throughout the year, both cheap and fast, to carry passengers and goods। और अब रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा साधन बन गई थी जो कि वर्ष भर उपलब्ध रहती थी और यह ट्रांसपोर्ट का चीप एंड फास्ट यानी सस्ता और तेज साधन था, जिससे माल और यात्री दोनों ही आसानी से ले जाया जा सकता था यानी ढोया जा सकता था। दे combine two invention, the iron track which replaced the wooden track in the 1760 and haulage along by steam engine। और इसी समय एक एक्सपेरिमेंट और हुआ जिसके कारण इस साधन में एक साथ दो आविष्कार शामिल हुए। नंबर एक तो लोहे की पटरी, जिसने 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया, उसने लकड़ी की पटरी को रिप्लेस कर दिया। और दूसरा था जो भाप का इंजन था वो इसी लोहे की पटरी पर दौड़ने लगा, क्योंकि वुडन ट्रैक पर उस इंजन का चलना पॉसिबल नहीं था। तो द इन्वेंशन ऑफ रेलवे टुक द इंटायर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ए सेकेंड स्टेज। और इसके कारण जो औद्योगिक क्रांति ने जो दूसरा फेज था उसमें प्रवेश कर लिया। इसके कारण ट्रांसपोर्ट का जो साधन बना था कैनाल एंड रेलवे, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति दूसरे चरण में प्रवेश कर गई। रिचर्ड ट्रेविथिक 1771 to 1833 had devised an engine called the Puffling Devil that pulled tracks around the mine where he worked in Cornwall। और शीघ्र ही रिचर्ड ट्रैफिक ने एक ऐसा इंजन बनाया जिसे पफिंग डेविल कहा जाता था। पफिंग डेविल, जिसके अंदर ठक 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 की आवाज़ आती है, यानी फुफकारता है वो इंजन। और यह इंजन ट्रकों को कार्नवाल में उस खान के चारों ओर खींच करके ले जाता था, यानी खानों में ट्रकों को खींच कर ले जाता था। और वापस जब वो ट्रक लोडेड हो जाते थे तो उन्हीं ट्रकों को खींच करके वो इंजन बाहर लेके आता था। और 1814 में
द रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफनसन कंस्ट्रक्टेड ए लोकोमोटिव कॉल्ड द बल्चर इंजन। और 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ये बल्चर नाम का इंजन बनाया, दैट कुड पुल ए वेट ऑफ 30 टन अप ए हिल एट 4 एम्पियर्स। यानी जॉर्ज स्टीफनसन ने 1814 में एक बल्चर इंजन बनाया और यह इंजन 30 टन भार को 4 मील प्रति हावर यानी 4 मील पर हावर की दर से और पहाड़ी पर ले जा सकता था 30 टन भार को। आसान नहीं था, आज तो आसान लगता है, लेकिन उस समय आसान असंभव सा काम लगता था। लेकिन ये बल्चर इंजन शुरुआती दौर में ही 30 टन भार को और पहाड़ी पर ले जा सकता था। और सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील जो लंबा ट्रैक था वो 24 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में इस इंजन के द्वारा तय किया गया। और उसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में जोड़ने वाला एक ट्रैक बना दिया और शीघ्र ही आने वाले जो 20 ईयर्स में स्पीड्स ऑफ 30 to 50 मील एन हावर वर यूजुअली। और उसके बाद आने वाले 20 वर्षों के भीतर ही जो रेलवे का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात हो गया। In 1830 the use of canal revealed several problems। 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं दी। The congestion of vessels made movement slow और certain stretches of canal and thrust। नहरों के हिस्सों में जो नहरें थी उनके हिस्सों में जलपोतों की भीड़ भाड़ के कारण जो परिवहन की रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई। दूसरा, नहरों के जो ट्रैक था यानी जो नहरें थी उनके मार्ग में जो पानी की रफ्तार थी उसके अंदर कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा हो जाता था, कभी पाला पड़ जाता था, कभी बर्फ़ बन जाता था। तो इसके कारण भी नहरों के जो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी आई। जैसे कि रोडों के भी शुरुआती दौर में बड़ी भारी समस्या थी और आज के दिन भी अगर बाय रोड हम ट्रांसपोर्ट की कल्पना करते हैं तो उसमें भी समस्याएं होती हैं। सड़कों में जगह जगह पैचेस दिखाई दे सकते हैं, ओवरलोडिंग वाहन हो सकते हैं और इसी तरह जो टूटी फूटी सड़कें भी हो सकती हैं, इनके अंदर पैचेज भी हो सकती हैं। तो सड़क मार्ग में भी जो समस्याएं दिखाई देती वो नहरी मार्ग में भी समस्याएं दिखाई दी। लेकिन फिर भी जो अन्य जो ट्रांसपोर्ट मीन्स थे उसके मुकाबले जो जल मार्ग का साधन था वो सुलभ दिखाई दिया। लेकिन साथ साथ उसी समय जो एक्सपेरिमेंट हो चुका था रेलवे का, तो रेल जो मार्ग था वो परिवहन का सुविधाजनक सफर दिखाई देने लग गया। और 1830 से 1850 के दशक के बीच लगभग ब्रिटेन में जो ट्रैक था वो लगभग 6000 मील वाज ओपन इन ब्रिटेन 1830 to 1850। लगभग 1830 से 1850 के दशक में 6000 मील लंबा ट्रैक बन करके तैयार हो गया और जगह जगह छोटे शहरों में भी अनेक ट्रैक बिछाए गए। और जिसके कारण जो औद्योगिक क्रांति का जो फेज था वो बहुत तेज गति से दिखाई देने लगा। जो शुरुआती जो 1804 में यानी 1804 में जो ट्रेवेथिक ने विश्व का प्रथम स्टीम इंजन जो तैयार किया था वो बहुत भारी था। एक इससे जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। जॉर्ज स्टीफनसन ने जो इंजन बनाया था वो बहुत पफिंग डवेल जिसको बोला गया है, तो पफिंग डवेल जो इंजन था वो बहुत भारी था। हालांकि ये ट्रक्स को उन खानों में खींच कर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था, लेकिन ये बहुत भारी था और इसे लंबी दूरी तय करने में ये विफल रहा। इसीलिए जो स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन ट्रेवेथिक ने जो बनाया उसके बाद जो बल्चर इंजन बना उस इंजन के बनने के कारण
जो परिवहन का रास्ता था वो आसान दिखाई दिया। ये भारी होने के कारण यह इंजन अपने आप में भाप को भी लंबे समय तक नहीं रख पाता था, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि रिचर्ड ट्रैविथिक ने जो शुरुआती दौर में जो इंजन का एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके कारण ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसने औद्योगिक क्रांति को एक नई दिशा दी थी। ऐसे ही जो जॉर्ज स्टीफनसन की अगर हम बात करें तो वो एक महान इंजीनियर था। रेलों में उसके विकास को देखते हुए उसे रेलों का फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है, और उसके प्रयास के कारण ही स्टॉकटन और डार्लिंगहल्टन के बीच सबसे पहले जो रेल चलाई गई थी। और इन्हीं दो लोगों के साहसिक कार्यों की सफलता ने रेलों को एक बड़े पैमाने पर एक नए युग की शुरुआत की ओर अग्रसर किया, और जिसके कारण स्टीफनसन के बाद रेलों का बहुत तेज गति से विकास हुआ।